हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभा क्लासेस का पार्ट 2 है, इसका नाम है लेट्स कंटिन्यू। इसमें हम आफ्टर 12 जो आपके पास वीडियोस हैं लाइक बीकॉम, बीबीए, एमबीए, जितने भी सब्जेक्ट की नॉलेज हम लोगों को है, हम उनकी वीडियोस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, उसी सीरीज में आपको पता है कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉ की वीडियोज तो हम ऑलरेडी यहाँ पर डाल ही रहे हैं, जो बीकॉम वगैरह, बीबीए वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा हमने यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसमें हम आपके साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर 1 है वो डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द सेकंड चैप्टर कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम पार्ट 1 में आपके पास फर्स्ट मेथड जो कि नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक का फर्स्ट मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड, वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिकॉज ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। बिकॉज आपने या तो कोई पर्टिकुलर एसेट बाय करनी है, या आपने नई ब्रांच खोलनी है, या आपने टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है। ये सब डिसीजंस जो होते हैं बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं, और उनको डीपली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और उसी पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये मेथड्स हैं जिससे हम उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेटर रहेगा। तो आज हम आपके साथ एक और मेथड डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ट्रेडिशनल टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ट्रेडिशनल में आपके पास टू टेक्निक्स हैं, टू मेथड हैं बेसिकली, इनको नॉन डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स हैं आपके पास, जिसमें से एक मेथड हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पे बैक पीरियड मेथड, और इसके न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस करे थे। आज हम आपके साथ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये सेकेंड मेथड है फर्स्ट टेक्निक के अंदर, दैट इज ट्रेडिशनल टेक्निक, और इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करा जाता इन दोनों टेक्निक के अंदर। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली ये बताता क्या है, ये आपको ये बताएगा कि अगर आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आपने 12th में अकाउंटेंसी ली है तो आपको पता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक फॉर्मूला आपके पास हुआ करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको कभी कभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बुलाया जाता है। तो ये क्या होता है कि आपने जितना भी इन्वेस्ट करा है बदले में आपको कितना मिल रहा है, तो ये आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से पता चलता है। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको कभी कभी हम लोग अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसको लेकर क्या फॉर्मूला है, तो देखिए डियर, यहां पर दो फॉर्मुलेज हैं, दोनों फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है आपके पास एवरेज कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी इसमें से डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस होना चाहिए, अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है तो इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है। और यहां पर ये हम आपको सिखाएंगे कि एवरेज कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, जब आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हाँ, यहां पर एक फॉर्मूला और देख लीजिए, जो एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है ये कैसे निकाली जाती है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आपके पास निकाली जाती है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी जितने की भी आपने चीज बाय करी है, माइनस स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। ये आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का क्या है फॉर्मूला। इसी तरीके से कभी कभी डियर एवरेज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती, तब आपके पास इसी फॉर्मूले को आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। हाँ, एआर भी बोला जाता है, लेकिन आप इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहेंगे अगर यही फॉर्मूला आपके पास क्या है, न्यूमरेटर सेम हो, एवरेज कैश इनफ्लोज आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स अपॉन में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट दे रखी है, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी देते हैं, तो आप एज इट इज अगर उसी से इन्वेस्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, और अगर आप इसे एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं तो ये प्रॉपरली एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है कहलाता है, यानी आपको एवरेजली आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना मिल रहा है, एंड दैट फॉर्मूला इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी के अंदर ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से डील होता है, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल ना करा जाए तब तक
जो है क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे डील करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपके सामने लिया है। अब हम इसको करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए देखिए, आपको क्या दे रखा है, मैनेजमेंट ऑफ सीबी कंपनीज कंसीडर्ड 4 प्रोजेक्ट। तो कंपनी के पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से ऑब्वियसली आपने एक ही प्रोजेक्ट जो है फाइनलाइज करना है, बट आपके पास ऑप्शन 4 है। ओनली 1 प्रोजेक्ट आउट ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन ईच प्रोजेक्ट इज 30,000। यानी जो भी चीज है, आप मशीन बाय कर रहे हैं, कोई भी चीज है, तो चाहे आप प्रोजेक्ट ए चूज करें, चाहे बी चूज करें, सी चूज करें, डी चूज करें, 30,000 रुपए आपके खर्च होंगे। द एक्सपेक्टेड नेट इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन हैज बीन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी होती हैं आपको। उस फॉर्मूले में आफ्टर डेप्रिसिएशन चाहिए, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाला इनफ्लो चाहिए। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड रैंक देम। तो हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है और इसे रैंक भी करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट लिख लीजिए ए बी सी डी, राइट। अब आप ये लिखिए कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जिसको हम कह सकते हैं, हमने शॉर्ट में लिखा है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो चाहे मैं प्रोजेक्ट ए की बात करूं, मेरे 30,000 रुपए लग रहे हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। बी प्रोजेक्ट में भी मेरे 30,000 रुपए ही लग रहे हैं अगर मैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की बात करूं। सी प्रोजेक्ट में भी, यानी कोई भी प्रोजेक्ट बाय करूं मुझे 30,000 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। तो इससे तो मैं आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाऊंगी कि मुझे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चारों ही प्रोजेक्ट में मेरे 30,000 रुपए खर्च होंगे। अब बात आती है, आपके पास ये दे रखा है नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। अब आप एक काम करिए, ये आपको इनफ्लोज दे रखे हैं बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले आप ये टोटल इनफ्लोज कर लीजिए, यानी इन सबका टोटल कर लीजिए। ये जितने भी हैं इन सबका टोटल हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैश इनफ्लो, दैट इज कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, राइट। आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो चलिए इन सबको टोटल कर लेते हैं। 20,000, 15,000, 10,000 और 5,000। ये आपके पास आ जाएगा डियर 50,000, राइट। देन ऐसे ही 15,000, 20,000, 15,000, 10,000, इन सबको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ गया 60,000 चारों सालों का, ठीक है ना। ऐसे ही इन सबका प्लस कर दीजिए, ये चारों हमारे पास टोटल आ जाएंगे 65,000, राइट। सिमिलरली डी प्रोजेक्ट में भी अपना ये सारा टोटल कर लीजिए, इन चारों सालों का जो इनफ्लो है दैट इज 75,000, राइट। ये टोटल इनफ्लोज आ गए आपके चारों सालों के। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना है चारों सालों का। तो हमारे पास ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 30,000 की। 4 साल बाद, जैसा कि इसकी लाइफ 4 साल ही है, 4 साल बाद ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 30,000 रुपए का जो हमने खरीदा है, पूरा का पूरा ही तो डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो 30,000 की पूरी मशीन, ये जो भी है, ये 30,000 पूरा 4 सालों का डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन। तो चाहे प्रोजेक्ट ए है चाहे प्रोजेक्ट बी है, क्योंकि किसी में भी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं बच रही आपके पास, ये पूरे 30,000 हमारे 4 सालों में खत्म हो जाएंगे। अब हमें निकालना है नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, राइट। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 50,000 थे बिफोर डेप्रिसिएशन, इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 20,000। 60,000 में से 30,000 चला गया, ये आ गया आपके पास 30,000। इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपके पास 35,000 रुपए। ये माइनस कर दीजिए 45,000 रुपए, राइट। इसके बाद डियर अगर आप फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूले में आपको एवरेज चाहिए होता है। ये जो 20,000 रुपए है ये आपका नेट कैश फ्लो है, यानी आपकी जेब में 20,000 रुपए बचेंगे अगर आप प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं। तो 4 सालों का टोटल मिला के आपकी जेब में 20,000 रुपए बचेंगे। अब हमें इन 4 सालों का एवरेज निकालना है, मतलब हर साल हमें कितना बचेगा। ये तो टोटलिटी में है ना, कि टोटल 4 साल बाद अगर हम प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जेब में 20,000 बचेंगे, यानी 30,000 खर्च कर हमारे पास 20,000 रुपए फाइनली एट द एंड बचेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा रिटर्न जो हमें मिलेगा। सिमिलरली अगर हम प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करें तो चारों सालों का टोटल हमारे पास 30,000 बच जाएगा। प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करें तो चारों सालों का टोटल हमें 35,000 रुपए बच जाएगा। और प्रोजेक्ट डी की बात करें तो हमें 45,000 रुपए बचेगा चारों सालों का। अब इसके बाद हम टेबल को आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। अब हमें निकालना है एवरेज कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। आप पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, हमने थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट इसमें इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर आपको एवरेज चाहिए डियर, तो एवरेज के लिए आपको देखना पड़ेगा ये कितने सालों का टोटल था। ये 4 सालों का टोटल था, है ना। 4 साल देखिए, 1 2 3 4, इसको 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5,000 रुपीज प्रोजेक्ट ए का
प्रोजेक्ट बी का आपके पास आ जाएगा 7500 अगर हम उसे 4 से डिवाइड कर दें, राइट। इसी तरीके से 35,000 का आपके पास आ जाएगा 8750, और डी जो आपके पास प्रोजेक्ट है उसका आ जाएगा 11,250। कैसे निकाला है आपने? इसको 4 से, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया ताकि आपके पास एक साल का कमाई आ जाए कि एक साल ऑन एन एवरेज आप कितना कमा रहे हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट ए की बात करें तो आपको 5,000 हर साल बच जाएगा, बी की बात करें तो 7500 रुपए हर साल बच जाएगा, सी की बात करें तो 8,750 और डी की बात करें तो 11,250। अब हमें निकालना है डियर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, फिर हम इनको दे देंगे रैंकिंग, राइट। यहां पर क्योंकि एवरेज इन्वेस्टमेंट तभी लगा सकते हैं जब आपके पास स्क्रैप वैल्यू गिवन हो। तो क्वेश्चन में ये तो बता रखा है कि आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू नहीं बता रखी। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का? हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एवरेज कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, राइट। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसको हम ROI भी कह सकते हैं। तो आपके पास ये है 5,000, ठीक है, एवरेज कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, दिस वन अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। यानी अगर मैं इसको कॉलम 1 दे दूं, 1 2 3 4 एंड दैट इज कॉलम 4, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 4 डिवाइड बाय कॉलम 1 इंटू 100। या सिंपल सी बात है, पहले प्रोजेक्ट में हमें 5,000 रुपए की कमाई अपॉन 30,000। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो मैं कैसे निकाल रही हूं यहाँ पर, 5,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100। तो ये आपके पास आ जाएगा डियर 16.67%। सिमिलरली 7,500 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, तो ये आ रहा है हमारे पास 25%। 8,750 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, ये हमारे पास आ रहा है 29.17%। 11,250 अपॉन 30,000, ये आ रहा है हमारे पास 37.50%, राइट। अब आप देख सकते हैं कि किसका आपके पास रिटर्न परसेंटेज ज्यादा है। यहाँ पर आपको 16% का रिटर्न मिलेगा, यहाँ 25% का रिटर्न मिलेगा, यहाँ 29% का रिटर्न, और डी प्रोजेक्ट में 37% का रिटर्न। तो ऑब्वियसली अगर मुझे रैंकिंग देनी है तो मैं फर्स्ट रैंक प्रोजेक्ट डी को दूंगी, सेकेंड रैंक प्रोजेक्ट बी को, थर्ड रैंक इसको, और फोर्थ रैंक इसको। तो इस तरीके से क्वेश्चन डियर आपके पास आता है और आपको डील करना होता है। क्वेश्चन अभी एक ही किया हमने, और भी देखते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डियर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू प्रपोजल एक्स एंड वाई आर अंडर कंसीडरेशन बिफोर द मैनेजमेंट ऑफ योंग इंडिया लिमिटेड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। मशीन एक्स और मशीन वाई में से हमें चूज करना है कि हमें कौन सी मशीन यानी कौन से प्रपोजल की तरफ जाना चाहिए। दोनों में ही अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1-1 लाख रुपए लगती है। इकोनॉमिक लाइफ दोनों की 10-10 साल है। साल्वेज वैल्यू मशीन एक्स की कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है, यानी अगर हम इसके डेप्रिसिएशन की बात करें, हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन। तो हम सबसे पहले एक्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्स मशीन का कितना डेप्रिसिएशन है, देन हम वाई मशीन का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन है तो डेप्रिसिएशन आप निकाल सकते हैं। 1 लाख की मशीन आपकी 10 साल में खत्म हो जाएगी, कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है। मशीन वाई के बारे में बता रखा है कि 1 लाख की मशीन है, 10 साल तक चलेगी और साल्वेज वैल्यू है। साल्वेज वैल्यू क्या होती है, जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, जितना भी उसका लाइफ टाइम है, वो पूरा होने के बाद भी आपको ये कुछ पैसे दे देगी। यानी 1 लाख रुपए वाली मशीन 10 साल पूरा चलने के बाद बिक जाएगी, कबाड़ में आप कह सकते हैं, 10,000 रुपए आपको जरूर मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद हमें दे रखा है कैश इनफ्लोज फॉर मशीन एक्स इज 20,000 पर ईयर, मतलब पूरा लाइफ टाइम, यानी हर 10 साल, जो पूरे 10 साल है, हर साल 20-20 हजार रुपए आपको रिटर्न मिल रहा है। तो एक तरीके से एवरेज रिटर्न ही हो गया कि हर साल आपको 20-20 हजार रुपए मिल रहा है। एंड फॉर मशीन वाई इज 30,000 फॉर फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है, एंड 25,000 फॉर रेस्ट 5 ईयर। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेथड और एवरेज इन्वेस्टमेंट, दोनों से निकालना है। तो चलिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं मशीन एक्स का। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो 1 लाख रुपए की आपकी मशीन है, कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है, डिवाइड बाय लाइफ। तो अगर मैं इसके हर साल के डेप्रिसिएशन की बात करूं तो 10,000 रुपए आपके पास पर एनम मशीन ए का डेप्रिसिएशन आ गया। मशीन वाई के डेप्रिसिएशन की बात करें तो 1 लाख रुपए माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि 10,000 रुपए तो आपको मिल ही गए ना, तो देखा जाए तो ये मशीन सिर्फ 90,000 रुपए की तो डेप्रिशिएट हुई ना। पूरे 10 सालों में कितनी खत्म हुई, 90,000 रुपए की। 10,000 रुपए तो आपको रिकवर हो गए। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9,000 पर एनम डेप्रिसिएशन। तो ये मशीन एक्स का आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया, ये मशीन वाई का डेप्रिसिएशन आ गया, राइट। चलिए अब हमें मशीन एक्स को चेक करना है, मशीन वाई को चेक करना है। तो पहले मैं मशीन एक्स के आपके पास कैश इनफ्लोज लिख देती हूँ। तो कैश इनफ्लोज उसने बोला कि 1 to 10 ईयर, अगर हम देखें तो सभी सालों में आपके पास
एक देखा जाए 1 2 3 4 कॉन्टिन्यूसली 10 साल तक आपके पास कितना रिटर्न मिल रहा है डियर? 20,000 20,000 20,000, राइट? यही बोल रहा है वो मशीन एक्स के बारे में। तो हमें क्या चाहिए होता है, अगर आप इस के फॉर्मूले की बात करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन में, एक में आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं और एक में आप क्या कर सकते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, इनटू 100। उसने दोनों मेथड से आपको कहा है। तो सबसे पहले हमें एवरेज कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे। तो देखिए ये आपके 10 साल तक सेम रह रहे हैं। अगर मैं ये टोटल कर लूं, टोटल मेरे कितने हो जाएंगे? 2 लाख रुपए, राइट? अब अगर मैं एवरेज कैश इनफ्लोज निकालूं, या एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर लेते हैं, बिकॉज ये विदाउट डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्टेड है। अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है तो उसका मतलब माइनस नहीं है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। बाकी टैक्स रेट हमें दे नहीं रखा, नहीं तो हम टैक्स भी माइनस कर देते। तो हम क्या करेंगे, इनमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो मशीन, फर्स्ट मशीन की अगर हम बात करें तो हर साल कितना कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 10,000 10,000 10,000, ऐसा ही आपका हर साल डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन निकालू तो क्या होगा? पहले साल मेरा इनफ्लो 20,000 था, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो कितना बचेगा? 10,000। सेम 20,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10,000। सिमिलरली सेम 10,000। ऐसा कब तक चलेगा आपके पास? 10 साल तक आपके पास आएगा, राइट? अब आपके पास जब आप इस सबका टोटल करोगे तो वो आ जाएंगे टोटल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। हमें क्या चाहिए डियर? एवरेज कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, एवरेज चाहिए। इन सबका टोटल कर लो, दैट इज 1 लाख रुपीज, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम 10 टाइम्स। तो आपके पास एवरेज कैश इनफ्लो आ जाएगा मशीन एक्स का 10,000 रुपीज, राइट? तो मशीन एक्स का सबसे पहले हम ARR निकाल कर दिखाते हैं दोनों मेथड से। फर्स्ट उसने आपको बोला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर हम बात करें तो हमें चाहिए एवरेज कैश इनफ्लोज, तो वो हमारे पास आ गया 10,000। 10,000 रुपए हर साल हमें इससे रिटर्न मिलता है, अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये आपके पास 1 लाख रुपए, राइट? तो चलिए मशीन ए का पहले तो एक्स का हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास एवरेज इनफ्लो आ गया। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जैसा कि फर्स्ट मेथड में आपको कहा है, 1 लाख रुपए इंटू 100, राइट? ये हमारे पास आ गया डियर। आपके पास अगर हम एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आ गया आपके पास 10%, ठीक है? अब इसी मशीन का हम पहले बी मेथड से भी निकाल देते हैं। तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आएगा? एवरेज कैश इनफ्लोज अगर हम बात करें तो एवरेज कैश इनफ्लोज कितने हैं डियर आपके पास? वही सेम 10,000 रुपए हैं। लेकिन जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होगा आपके पास, सॉरी डियर हमने शायद स्टार्टिंग में गलत फॉर्मूला लिखवा दिया है आपके पास। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो अगर हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट? अगर हमें इस केस में एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू जो कि यहाँ 0 है डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट सॉरी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, दैट इज 50,000 इंटू 100। तो यहां पर आपके पास आंसर आ गया 20%। यानी अगर हम मशीन एक्स की बात करें, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से देखें तो 10% रिटर्न होगा, अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट से देखें तो 20% रिटर्न होगा, राइट? तो चलिए अब हम चेक करते हैं मशीन बी का। तो मशीन बी के लिए उसने बताया था कि पहले 5 साल 30,000 का रिटर्न है और बाकी के 5 साल जो है 25,000 रुपए का रिटर्न है। तो ठीक है जी, हम मशीन वाई का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमने मशीन एक्स का कैलकुलेट करा है सबसे पहले, तो मशीन वाई लिखते हैं यहाँ पर। तो उसके कैश इनफ्लोज आपको गिवन है, अगर हम 10 साल लिख लें तो पहले 5 साल उसने बोला था 30,000 रुपए, और फिर 25,000 रुपए, राइट?
अब डेप्रिसिएशन की बात करें तो हमने इसका डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया था, तो डेप्रिसिएशन इसका कितना आ रहा था, हर साल 9 हजार रुपए आ रहा था आपके पास डेप्रिसिएशन। अब अगर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है तो और कुछ और मेंशन भी नहीं कर रखा कि ये जो इनफ्लोज है ये आफ्टर है या नहीं, तो इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा कैश इनफ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ गया 21,000, 21,000, 21,000, सेम 21,000, 21,000, दैट इज 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000। अब आपने क्या करना है डियर, इन सबका टोटल करना है और फिर इसका हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, राइट। तो अब हम इन सब चीजों का टोटल कर लेते हैं। तो 21,000 इंटू 5 ये आपका हो गया 1,05,000 रुपए इसका टोटल, प्लस सिमिलरली 16,000 इंटू 5 ये हमारे पास हो गया 80,000, डिवाइड बाय कितने टाइम आपने इसको टोटल करा है, 10 टाइम्स। तो ये आपके पास डिवाइड कर देंगे आप लोग 10 से, तो आपके पास 18,500 ये आपके पास आ गया डियर इसका एक साल का एवरेज कैश इनफ्लो। अब हमें ARR निकालना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक बार करेंगे इनटू 100 और एक बार एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज कैश इनफ्लो यानी हर साल अगर मशीन वाई में हम इन्वेस्ट करें तो हर साल कितना रिटर्न आएगा, 18,500 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी यहाँ पर, 1 लाख रुपए इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 18.5% अगर हम बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। लेकिन अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बात करते हैं तो ये न्यूमरेटर तो सेम है, अब हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी, है ना। डिनोमिनेटर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आती है डियर, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू जो कि यहाँ पर है 10,000 रुपए डिवाइडेड बाय 2, तो ये 18,500 हमने एज इट इज छोड़ा, राइट। ये आपके पास कितना आ जाएगा अगर हम इसको डिवाइड करें, 55,000 इंटू 100 करना मत भूलिएगा, 55,000 इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 33.64%, राइट। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के परस्पेक्टिव से, ए पार्ट अलग है बी पार्ट अलग है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें जो कि पहला पार्ट था, तो एक्स का आपका रिटर्न आ रहा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 10% और वाई का आपका आ रहा है 18.5% अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जाए। बी आपका था एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट में अगर हम एक्स को देखें तो आपके पास वो आ रहा है 20%, और अगर हम y की बात करें तो वो आ रहा है 33.64%। तो दोनों ही अगर हम कंपैरिजन करें, चाहे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लें चाहे हम एवरेज इन्वेस्टमेंट लें, दोनों ही केसेस में y का रिटर्न आपके पास ज्यादा है। तो आपको कौन सी मशीन या कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, y प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आई होप डियर आपको ये कुछ क्वेश्चंस हमने थोड़े से कराए हैं एक मेथड को लेकर, आपको क्लियर रहे। बाकी हम डेफिनेटली जो फुल फ्लैज क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए होंगे वहां पर भी आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विबा क्लासेस।